अभी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जिन्हें अक्सर हमने मामा के स्वरूप में देखा है। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे महिलाएं हों, अक्सर उन्हें भाई मानती हैं। मुख्यमंत्री उन्हें अपनी बहन मानते हैं और हमने तमाम वो रिश्ते भी देखे हैं। हमने मुख्यमंत्री को जाते देखा है जनता के बीच में, उनको किस तरह से मदद चाहिए होती है, अक्सर हमने उस दिशा में भी मुख्यमंत्री को आगे बढ़ते हुए देखा है। तो अलग अलग स्वरूप हमने मुख्यमंत्री के देखे हैं कि किस तरह से जब भी कोई स्थिति पड़ती है प्रदेश पर, जब मुख्यमंत्री को सख्त लहजा अख्तियार करना पड़ता है, तो वो सख्त लहजे में भी नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चों की मासूमियत होती है, बच्चों का प्यार होता है, उससे भी मंत्रमुग्ध होते हुए मुख्यमंत्री को हमने देखा है। तो हर एक स्वरूप हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का देखा है और मंच पर भी हमें उसी तरह का स्वरूप जरूर देखने को मिलेगा। हम आशा भी इसी तरह की करते हैं। तो कार्यक्रम को आगे और बढ़ाएंगे। मंच पर मौजूद स्वागत करूंगी हमारी सहयोगी को, प्रतिदया को, कि वो मंच पर आए ताकि हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। और क्लस्टर 3 के सीबीओ अभय ओझा जी को मैं मंच पर स्वागत करूंगी कि सर आप भी मंच पर आए। और हमारे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर को मैं स्वागत करूंगी कि आप भी मंच पर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप भी कृपया करके मंच पर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मध्य प्रदेश के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उन्हें पसंद करते हैं। मैं आमंत्रित करती हैं बच्चों के मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। और थोड़ी ही देर में इस पैनल को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी मंच पर मौजूद हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के प्रदेश के छोटे छोटे बच्चे पसंद करते हैं, मामा के तौर पर उन्हें संबोधित करते हैं। आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। ओवर टू यू प्रीतिदया और मोहन। थैंक यू कीर्ति। और आज हम देश के दिल मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इस शहर के बारे में बहुत सुना था। आज मौका मिल गया यहाँ आने का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में वार्म वेलकम मिलता है यहाँ पर आकर। वाकई लगता है कि दिल के पास, देश की धड़कन के पास आप पहुँच गए हैं। और साथ ही जो इस प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, आपके बारे में बहुत सुना था। आज मुलाकात भी हो गई। बहुत शुक्रिया जी मीडिया के इस मंच में आप हमारे साथ जुड़े। माइक ले लीजिए सर। और मैं क्योंकि यहाँ पर आई हूँ, एक मॉनसून का जो सीज़न अभी ख़त्म हुआ है, काफ़ी कठिन रहा प्रदेश के लिए। बाढ़ और बारिश ने काफ़ी कठिनाइयाँ खड़ी की। अब कैसे हालात हैं सर? इस बार मौसम थोड़ा विचित्र रहा। प्रदेश के बड़े हिस्से में और विशेषकर मध्य भाग में भयानक बारिश हुई, जिसके कारण बाढ़ तबाही भी लेके आई। लेकिन एक हिस्सा अभी भी ऐसा जहाँ बारिश नहीं हुई, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ हमारा एक इलाका ऐसा है विंध्य का, जहाँ अभी ज़रूरत से काफ़ी कम पानी गिरा है। तो कहीं अतिवृष्टि के कारण परेशानी हुई, लेकिन एक हिस्से में अल्प वर्षा के कारण भी दिक्कतें हैं। लेकिन संकट के ऐसे समय आते रहते हैं। सरकार आखिर किस दिन के लिए होती है? जब जनता तकलीफ और कष्ट में हो, तब सरकार जनता के साथ खड़ी रह के उसको संकट के पार निकाल के ले जाए, तभी तो वो सरकार है। तो हमने जो बाढ़ पीड़ित हमारे भाई और बहन हैं, बाढ़ राहत के भी काम यहाँ पे पूरी शिद्दत और गंभीरता से किए। केवल प्रशासन नहीं लगा रहा, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्रीगण, मैं स्वयं भी मैदान में था। हम सब लोगों ने एक ज़रूर मैं कहूँगा कि संतोष की बात है कि हमने कोई मौत नहीं होने दी। लोगों को सुरक्षित निकाल के लाने में हम लोग सफल हुए। और अब जो परिस्थितियां, उसमें बाढ़ के राहत की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और सूखा अगर कहीं रह गया तो फिर वहाँ भी जनता की व्यवस्थाएं बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में ही सरकार काम आती है। और जिस सरकार के मुखिया को लोग प्यार से मामा कहते हो, तो रिश्ता दिल के काफ़ी करीब होता है। मामा ने बताया, कितने अच्छे से आपने संभाला कि एक भी मौत नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी गंभीर थी। जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी मध्य प्रदेश से, हम सब ने देखी, नेशनल टेलीविज़न पर चली। इसके चलते करीब 40 ज़िले जो हैं वो बाढ़ग्रस्त रहे।
वहाँ पर किसानों को फसलों का नुकसान भी हुआ होगा। क्या कुछ योजनाएं आप बताना चाहेंगे, कैसे राहत कार्य में अब सरकार आगे बढ़ रही है और उन्हें मदद मिलेगी, किस तरह से नुकसान की भरपाई होगी? नुकसान 3 तरह के हुए। एक नुकसान हुआ घरों का, लोग तो निकाल लिए लेकिन घर ढह गए, सामान बह गया। दूसरा, घर के साथ सामान का नुकसान मैं कह रहा था। तीसरा नुकसान हुआ फसलों का। लेकिन एक नुकसान और हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, कई भवन, पुल पुलिया, सड़कें, वो भी काफ़ी खराब हुई है। अब जो नुकसान मकानों का है, हमने तय किया है कि अगर मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया तो हम 1 लाख रुपए की राहत राशि तो देंगे सीधे मकान निर्माण के लिए। और उसके साथ साथ, क्योंकि ज़्यादातर गरीबों के घर ध्वस्त हुए हैं जो किनारों पे थे, बहुत ऊपर नहीं थे, उसके साथ साथ मनरेगा और बाकी सब जो अलग अलग योजनाएं हैं उनसे राशि की व्यवस्था करके हम घर का पुनर्निर्माण करवाएंगे, हम फिर से निर्माण करवाएंगे। सामान की व्यवस्था के लिए अलग से राहत राशि हम दे रहे हैं। तत्काल हमने अनाज की व्यवस्था की, राहत शिविरों का इंतजाम किया। फसलों के क्षति के आकलन का काम अभी लगातार जारी है। वो काम पूरा होने के बाद RBC 6.4 के अंतर्गत किसान को फसल के नुकसान की भी राहत देंगे, राहत राशि देंगे और फसल बीमा योजना का लाभ भी उनको देके उनके नुकसान की लगभग भरपाई कर देंगे। जी, हाल ही में मांडू को सम्मान मिला। पर्यटन को बढ़ावा देने में आपकी सरकार हमेशा आगे रही है, आगे की क्या योजनाएं हैं? जैसा आपने कहा, मध्य प्रदेश देश का दिल है। चारों तरफ अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे, पर्यटन के अपार अवसर, चाहे हमारे घोर घने जंगल हो, चाहे जंगल में वाइल्ड लाइफ हो, चाहे हमारी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हो, जल संरचनाएं। अब हनुमंतिया को हमने विकसित कर दिया। जल महोत्सव हर साल वहाँ होता है, बड़ी संख्या में लोग पूरे देश से आते हैं। सैलानी जैसे टापू हमने विकसित कर दिए। हमने जो ऐतिहासिक महत्व के स्थान थे, 3 वर्ल्ड हेरिटेज है हमारे यहाँ खजुराहो है, सांची है, भीमबेटका है। हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म डेवलप हो रहा है। अब अगर आप महाकाल महाराज के दर्शन करने जाएं तो उनके प्रांगण में जो विशाल रचना हो रही है, शिव सृष्टि एक नई वहाँ खड़ी की जा रही है, वो अपने आप में अद्भुत है। तो एक, हमारे जितनी टूरिज्म की डेस्टिनेशंस हैं वहाँ बुनियादी सुविधाएं हम ठीक से दें। अभी होम स्टे का एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं कि लोग आएँ तो केवल बड़े होटल में जहाँ ज़्यादा पैसे लगते हैं वहाँ हर एक रुक नहीं सकता, इसलिए घरों पे लोगों के रुकें, उसके लिए हमने कमरे ठीक से बन जाएं। तो जो होम स्टेज का कॉन्सेप्ट था वो आप लेकर आ रहे हैं मध्य वो प्रदेश होम में? स्टे का कॉन्सेप्ट हम लेके आए और कई गाँव में शुरू हो गया है। भारत सरकार ने एक गाँव को हमारे निवाड़ी जिले के पुरस्कृत भी किया है। लोग शहरों की चकाचौंध से दूर कहीं गाँव में जाकर रहें, उसमें उनको अलग आनंद आता है। तो एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं टूरिज्म को और डेवलप करने के लिए हर तरह का हमारा, चाहे वो धार्मिक टूरिज्म हो, ऐतिहासिक टूरिज्म हो, चाहे हमारा जंगलों का, वाइल्ड लाइफ का, अलग अलग स्थानों का। अब भोपाल भी आप देखेंगे तो बड़े तालाब की झील में क्रूज पे बैठने का अपना अलग आनंद है। तो एक नहीं, अनेकों प्रकार हैं टूरिज्म के। लेकिन आजकल एक ग्रामीण पर्यटन भी बढ़ रहा है। लोग गाँव में जाना चाहते हैं, खेतों को देखना चाहते हैं, बैलगाड़ी में बैठना चाहते हैं जी, तो उसकी भी हमने तैयारी की। बहुत खूबसूरत योजना है कि देश के दिल में आकर आप लोगों के दिल तक पहुंच जाएंगे। उनके घरों में वो कैसे रहते हैं, वही खाना पीना, उसी तरह का रहना सहना भी, कल्चरल टूरिज्म इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अच्छी योजना है मुख्यमंत्री जी। लेकिन आजकल देश में एक मुद्दा बहुत चर्चा में है और ये इस वजह से भी है क्योंकि मौसम, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया, अजीब करवट बैठ रहा है। कहीं पे सूखा है, कहीं पे बाढ़ है, नुकसान हो रहा है फसलों को, फलों को। इसके चलते महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। अब महंगाई के मुद्दे पर देखिए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, विपक्ष भी घेरने की कोशिश करता है। अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी रैली भी हुई थी, कांग्रेस ने आयोजित की थी दिल्ली में। ऐसे मुद्दे अगर सामने हैं और 1 साल के अंदर अंदर चुनाव है, तो
तो फिर कैसे इस मुद्दे को लेकर जनता को आप कन्विंस करेंगे, जनता तक जाएंगे कि ये मुद्दा हाथ से नहीं निकला है? देखिए, आप जानते हैं कुछ महीने पहले ही भारत सरकार ने लगभग 17 रुपया लीटर पेट्रोल के दाम कम किए थे, डीजल के दाम कम किए थे। उसके और पहले भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं वहाँ हमने डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाया था, सेस हटाया था, जो कांग्रेस के ज़माने में लगाया गया था। तो एक वो प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कई बार होती है, अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर पड़ता है। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने भी दाम घटाए हैं और राज्य सरकारों ने भी अपनी तरफ से कोशिशें की है। तो कोशिशों में कोई कमी नहीं है, उसका असर भी आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक बात किसानों की तरफ से करना चाहता हूँ। बोलिए। कई बार हालत ये होती है कि टमाटर 50 पैसा किलो बिक रहा है, मजबूर होकर किसान टमाटर फेंक रहे हैं। अगर कुछ दिन टमाटर अच्छे दामों पे भी बिक जाए तो वो पैसा भी तो किसान की जेब में जाता है। क्या उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए? एक डिफरेंट ये व्यू हो सकता है, देखने की दृष्टि हो सकती है। अब हमारे नीमच और मंदसौर में लहसुन और प्याज के दाम इतने कम हो गए कि किसान परेशान है। अब हम ये सोचें कि किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। उसमें अगर कभी उनको दाम थोड़े ठीक मिल जाए यहाँ पे तो कांग्रेस और विरोधी उस पर भी हल्ला करें। यहाँ पे एक पेच अड़ जाता है। अगर किसान तक वो पैसा पहुंचता है तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देश के कुछ हिस्सों से तस्वीरें आती हैं कि प्याज, लहसुन, टमाटर किसान जो है नदी नालों में बहा रहे हैं क्योंकि खरीदने वाला सही दाम पे कोई नहीं है। लेकिन दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े नगरों में वो फिर भी 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो इस भाव से बिक रहे हैं। तो किसान तक वो क्यों नहीं पहुंच पाता है? देखिए, इसमें जरूर ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचता। ये अलग है कि बीच में चैन इतनी होती है कि हर एक अपना प्रॉफिट लेता है। मंडी में लाते हैं तो मंडी वाला अपना कमीशन लेता है। अगर आप दिल्ली भेजोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग लग जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग जुड़ता है और वहाँ जाके फिर जो बेचता है उसका कमीशन अलग लगता है। इस पर नियंत्रण होना चाहिए कि मैक्सिमम पैसा किसान के पास जाए, बिचौलियों की जेब में ना जाए। लेकिन हमको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में पैसा लगता है तो वो बिना पैसे के तो कोई दिल्ली भेजना है, चेन्नई भेजना है और कहीं भेजना है तो वो पहुंचेगा नहीं वहाँ। तो वो खर्चा कई बार आवश्यक हो जाता है, लेकिन उसमें एक संतुलन जरूर होना चाहिए। आप सुबह सुबह अधिकारियों की क्लास ले लेते हैं, कभी तो फटकार लगाते हैं, कभी उनकी तारीफ कर देते हैं। तो इस सुबह सुबह क्लास की वजह क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? दिन की शुरुआत थी, जो मुद्दे हैं मैं रात में देख लेता हूँ या कभी पता चलता है। जैसे अभी मुझे कल ही ये पता चला कि हमारी यूरिया खाद आई थी, तो यूरिया को आवंटित हम करते हैं कि कितनी दी जाए मार्कफेड को या सरकारी एजेंसी को, ताकि वो सहकारी समितियों के माध्यम से ले लें, और कुछ हिस्सा देते हैं प्राइवेट को ताकि वो किसान जो सहकारी समितियों से नहीं लेते किन्हीं कारणों से, तो उनको प्राइवेट मिल जाए। अब हमको देना था 70% मार्कफेड को, मतलब हमारे सहकारी सिस्टम को, और 30% देना था प्राइवेट सेक्टर को। उल्टा हो गया, प्राइवेट को ज़्यादा दे दी, सहकारी सिस्टम को कम मिली। अब हम क्या करते? तो हमने सवेरे 7 बजे फिर क्लास ली और गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। लोग पकड़े गए, खाद जब्त हुआ, और कार्रवाई कड़ी इसलिए ज़रूरी थी कि सवेरे सवेरे कर दो तो बाकी किसी की फिर हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। जब भी कोई मौका ऐसा आता है तो मैं देर नहीं करता, तुरंत एक्शन लेता हूँ। वो तो मैं रहम कर देता हूँ अधिकारियों पे कि 6:30-7 बजे क्लास लगाता हूँ। नहीं, मेरी इच्छा तो होती सवेरे 4 बजे बुला लूँगा। आप 4 बजे उठ जाते हैं? उठ जाता हूँ। नहीं, ये किस्सा बहुत क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मोहित जी आपको ही बताऊं कि ये किस्सा देश के हर कोने में पहुंच गया है कि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब क्लास लगाई तो 4 घंटे के अंदर अंदर जो चोरी हो गया था यूरिया वो भी पकड़ा गया, और जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनकी तो क्लास लगी सो अलग। इन्हीं सब भी हो गए लोग। हाँ, गिरफ्तार भी हो गए लोग। गिरफ्तार भी हुए, बिल्कुल। सर, इन्हीं सब जो आप
अलग तरीके से आपका जो अंदाज है एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार चलाने का, जनता के तो आप फेवरेट बने हुए हैं, आप इतने समय से मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन हमने सुना है कि पीएम मोदी के भी पसंदीदा मुख्यमंत्रियों में आप गिने जाते हैं। तो ऐसा क्या खास है सीएम शिवराज सिंह चौहान में जो उन्हें सबके पसंदीदा बनाते हैं? देखिए, मोदी जी सबकी पसंद है, उनकी कर्मठता के कारण, उनकी कर्तव्य निष्ठा के कारण, उनके कड़े परिश्रम के कारण, उनकी देशभक्ति के कारण। वो जीते हैं तो देश के लिए जीते हैं, इसलिए वो हमारे आइडियल हैं, आदर्श हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जो वो सोचते हैं हम उसको बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अधिकांश योजनाओं में केंद्र की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनमें मध्य प्रदेश का स्थान नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 ही रहता है। मैं लगातार उन योजनाओं की मॉनिटरिंग करता हूं, अपनी राज्य सरकार के काम भी और केंद्र सरकार के काम भी बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करके हम बेहतर विकास भी करें और जनता के कल्याण की योजनाओं को कैसे ढंग से इम्प्लीमेंट करने का काम करें। अब कहीं काम होता है, उनने योजना बनाई, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत सरोवर बनेंगे। मध्य प्रदेश में हमने अमृत सरोवर बन के तैयार किए, मंडला के अमृत सरोवर की खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रशंसा की। तो जो काम तय होता है उसके पहले हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, फिर उस लक्ष्य को पूरा करने की जी जान से कोशिश करते हैं। और जब कोई काम अच्छा लगता है तो ये प्रधानमंत्री जी का मैं मानूंगा कि बहुत बड़प्पन है कि वो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो क्या ये सच है कि एक साप्ताहिक रिपोर्ट भी आप देते हैं केंद्र को मध्य प्रदेश के कार्य की और जिस तरह से आप पूरी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत व्यवस्थित तरीके से देश को आगे बढ़ाने के काम में लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमको प्राप्त है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी भी और पार्टी की पूरी टीम भी, हमने एक सिस्टम बनाया है। और ये हर एक राजनीतिक दल को सोचना चाहिए, जिनकी सरकार हो, हम हर 3 महीने में एक बार बैठते हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन पर वहाँ चर्चा होती है। किसने बेटर काम किया, किसने अच्छा किया, कौन पीछे रह गया तो क्यों रह गया। देखिए, बेहतर कामकाज की पहली शर्त है अच्छी मॉनिटरिंग। अगर आप मॉनिटरिंग करोगे तो चीज़ें ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट होगी। अगर मैं अफसरों की मॉनिटरिंग करूँगा तो चीज़ें इधर उधर नहीं हो पाएंगी। सावधानी हटी तो गड़बड़ की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इसलिए दलों को भी, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी और हमें गर्व है कि हमारी पार्टी ने व्यवस्था की है कि सरकार में अगर हो तो बेहतर काम करो और उसकी रिपोर्ट भी दो। क्यों रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए? नहीं, ये व्यवस्था हर किसी के पास होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे पूरे सटीक तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, उनमें आपका नाम गिना जाता है। इसीलिए शायद आप कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के पसंदीदा मुख्यमंत्री में भी गिने जाते हैं। इतने पसंदीदा हैं कि इस बार वो अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश में मनाने वाले हैं। कैसी तैयारी चल रही है? ये तो मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। प्रधानमंत्री जी जन्मदिन नहीं मनाते, वो जन्मदिन के दिन भी काम करते हैं। लेकिन हम इसको सौभाग्य मानते हैं मध्य प्रदेश का कि वो जिस दिन उन्होंने जन्म लिया उस दिन मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे। तो मैं मध्य प्रदेश की तरफ से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की जनता पलक पौड़े बिछा के उनका इंतजार कर रही है और काम भी वो ऐसा कर रहे हैं जो वास्तव में बहुत अभिनंदनीय है। अब आप बताइए, चीता कभी भारत की शान हुआ करते थे, चीता समाप्त हो गए। शिकारियों ने जो भी परिस्थितियां उस समय बनी, अब समय तो शिकार करना बड़ा काम माना जाता था, मारते थे और बंदूक के साथ में फोटो खिंचवाते थे, तो वो अलग दौर था। लेकिन चीता केवल भारत से नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप से समाप्त हो गया जी। और अब प्रधानमंत्री जी जब 17 सितंबर को आएंगे तो कूनो पालपुर पहले जाएंगे और अफ्रीका महाद्वीप से चीता आएंगे, उनके लाने की व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए सारे इंतजाम हमने पूरे कर लिए हैं, आवश्यक सावधानियां बरती हुई हैं। बाड़ा बनाने से लेके उनकी सुरक्षा के, उनके स्वास्थ्य के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उन चीतों को बाड़े में छोड़ने का काम करेंगे। इस महाद्वीप में चीता समाप्त हो गया था, अब वो चीता फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं।
तो मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये जो लोग वाइल्ड लाइफ के प्रेमी हैं, जो पर्यावरण के प्रेमी, देखिए इसमें हमारा एक सोच है भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का। ये धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, इस धरती पे सबका अधिकार है, पशु पक्षियों का भी अधिकार है। आखिर वो कहाँ जाएंगे? पेड़ पौधे, कीट पतंगे, जीव जंतु, सबका हक है इस धरती पर। और पर्यावरण का संतुलन भी तभी बना रह सकता है जब सबके लिए इस धरती पर स्थान हो। और इसलिए पर्यावरण से भी इसका गहरा नाता है। बिल्कुल, इस काम के लिए मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल काबिले तारीफ एक पहल की है और इसीलिए कहते हैं एमपी अजब है, सबसे गजब है। इस अजब गजब प्रदेश में अब वो दुर्लभ प्रजाति चीता की आ जाएगी जो पूरे एशिया से गायब हो चुकी थी। हम आपको उसके लिए मुबारकबाद भी देते हैं और ज़रूर ये उम्मीद करेंगे कि जो आपने एक प्रॉमिस लिया है कि इस प्रजाति को हम यहाँ लेकर आ रहे हैं अफ्रीका से, उन्हें संजोना भी होगा, उन्हें सुरक्षित भी रखना होगा और आगे बढ़े उसका मौका भी देना होगा। लेकिन उसके साथ लिए में प्रधानमंत्री जी दूसरे काम के लिए महिला सशक्तिकरण का जो हुआ मध्य प्रदेश की धरती पर, मध्य प्रदेश के सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारी बहनों के हैं, उन्हें चमत्कार किया है। लगभग 23,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है उनका। छोटे छोटे काम कर रही हैं, अनेकों चीजों का उत्पादन कर रही है, ओडीओपी उत्पाद बना रही है। और इसलिए वो एक कार्यक्रम में भाग लेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के सम्मेलन में, जिसमें 1 लाख बहनें प्रत्यक्ष रूप से सामने उपस्थित होंगी, लेकिन बाकी 42 लाख अपने अपने ग्राम केंद्र से, क्लस्टर से उनसे जुड़ेंगी। लेकिन केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें नहीं जुड़ेंगी, पूरा मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी से जुड़ेगा। उस दिन 17 सितंबर को मध्य प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में कार्यक्रम होंगे। हम 17 सितंबर से एक अभियान चला रहे हैं कि अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं के जो पात्र हितग्राही है, अगर छूट गए हों, लाभ लेने से वंचित हों, तो हम उन योजनाओं का लाभ देने का अभियान चलाएंगे, कोई ना छूटे। यह अभियान हमारा चलेगा। ठीक है। तो हजारों ने, लाखों लोगों को अलग अलग योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। रक्तदान शिविर भी लगेंगे। वृक्षारोपण का अभियान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा व्यापक पैमाने पर कर रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें भी पेड़ लगाएंगी। उसके साथ साथ दिव्यांग भाई बहनों को उपकरण दिए जाएंगे। अनेकों सेवा के काम उस दिन प्रारंभ होंगे और सब प्रधानमंत्री जी से जुड़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि समय बहुत कीमती है, तो उनका एक एक प्रोग्राम जो होता है बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। वो जिस भी प्रदेश में जाते हैं उसके पीछे भी सोच समझ के पूरा प्लानिंग होती है। मुझे आप एक बात बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी का इस साल यहाँ आना कहीं ना कहीं ये अगले साल के चुनाव के लिए भी कुछ तैयारियां हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? टाइमिंग पे मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। 1 साल का वेट क्यों करेंगे? प्रधानमंत्री तो जी बार बार आए, पिछले बार भी आए थे, वो हमेशा आते हैं। इतना जनता से जुड़ के काम करने वाले प्रधानमंत्री मैंने देश में नहीं देखे, जो निरंतर भारत भ्रमण करते रहते हैं और कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जनता से जुड़ते रहते हैं। हम तो कोशिश करेंगे हर दूसरे महीने आए वो। इसके बाद हमने उनको आमंत्रित किया है कि वो महाकाल महाराज का जो कॉरिडोर बना है उसका लोकार्पण करने पधारें। मध्य प्रदेश में हमने सोलर के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। हम एक सोलर का जो फ्लोटिंग पावर प्लांट है वो लगा रहे हैं हमारे बांध में, ओमकारेश्वर में, जिसमें जो पैनल है सौर ऊर्जा की, सोलर पैनल, वो पानी की सतह पर बिछाई जाएगी। धरती भी बचेगी, पानी इसलिए बचेगा कि भाप बन के कम उड़ेगा और बिजली भी बनेगी। मैं उसके लिए भी उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि वो आएं और अपने हाथों से उसका शिलान्यास करें। नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी ने खुद माना कि कुछ लोगों ने बगावत की है। इतनी अनुशासित पार्टी में बगावत को आखिर जगह कैसी मिली? नहीं, मैं नहीं मानता कि कोई बगावत की बात है। देखिए, आप पूरे नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम देखिए, या मैं तो कहता हूँ स्थानीय निकाय के पूरे परिणाम आप देखिए ना। लगभग 23,000 पंचायतों में से 20,000 भारतीय जनता पार्टी जीती। नगर निगम की अगर आप बात करें तो हम 9 जीते, लेकिन जहां हम नहीं जीते वहां भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते। मेयर परिस्थितियों के बस हम लोग नहीं जीत पाए कुछ, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते और नगर निगम के अध्यक्ष हमारे बन गए। तो कोई भारतीय जनता पार्टी हारी है मैं नहीं मानता, लेकिन इतना जरूर है कि हम कुछ मेयर हारे हैं। उस पर बहुत गंभीरता के साथ पार्टी ने चिंतन किया है, विचार किया है, और आंतरिक रूप से अगर कहीं कोई कमियां रही हैं तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे।
एक और अनोखी चीज़ हुई है इस बार इन चुनाव में कि आम आदमी पार्टी का एक मेयर चुना गया है सिंगरौली से। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को आप कितना बड़ा कंपटीशन मान रहे हैं? क्या उनमें ये साख है कि मध्य प्रदेश में कोई जगह बना पाएंगे? आम आदमी पार्टी नहीं, व्यक्तिगत रूप से जो उम्मीदवार का स्थान था, पिछले विधानसभा के चुनाव में भी लगभग 34-35 हजार वोट जो मेयर वहाँ बने उनने लिए थे। एक अलग तरह का वहाँ वातावरण, सहानुभूति और दूसरी चीज़ें थी, इसके कारण चुनाव वो जीते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई आप पार्टी को मध्य प्रदेश में स्थान मिल रहा है। तीसरा फ्रंट कोई बन रहा है यहाँ पर? मुझे तो लगता है कि मुकाबला, छोटे मोटे फ्रंट बने हैं मध्य प्रदेश में, पहले भी गोंडवाना भी रही है, बसपा भी रही है, सपा भी रही है, अलग अलग पार्टी उभरती, लेकिन ये बहुत प्रभावी नहीं हो पाती। दो ध्रुवीय राजनीति आज भी मध्य प्रदेश की मोटे तौर पर है। छोटे मोटे दल कहीं कहीं उभरते हैं, व्यक्तियों के कारण उभर जाते हैं। कई बार दल को वोट नहीं मिलते, अच्छा उम्मीदवार मिल गया तो वो खड़ा हो गया तो वो अपने वोट ले जाता है कई बार। तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं कुछ सवाल आपसे आपकी इजाज़त के साथ केंद्र से जुड़े हुए लेना चाहती हूँ। अभी हाल फिलहाल में तीसरा फ्रंट आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बनना संभव नहीं है, पहले भी छुटमुट कोशिश हुई है लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। लेकिन केंद्र में नीतीश कुमार अभी हाल फिलहाल में ही गए थे और सभी जो विपक्षी नेता हैं सबसे मिले हैं। केसीआर पहले पटना गए और बहुत हलचल हो रही है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगता है कि बड़े जोर शोर से चल रही हैं कि एक ऐसा फ्रंट खड़ा किया जाए जो एंटी बीजेपी हो। अभी उसमें कांग्रेस को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी वो खुद भी साफ नहीं है, उसको लीड कौन करेगा साफ नहीं है। लेकिन इस हलचल पर आपके क्या विचार है? मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये पहली बार प्रयास थोड़ा हुए, इसके पहले भी 18 में चलो घेर लो भारतीय जनता पार्टी को, घेरो मोदी जी को, सब इकट्ठे हो जाओ, एक साथ आ जाओ। लेकिन कौन कौन इकट्ठा होगा ये तो बता दें। हालत प्रतिपक्ष की ये हो गई है कि आपने वो कहानी सुनी होगी, एक जार में अगर केकड़े भर दिए जाएं और उनमें प्रतियोगिता कराई जाए कि कौन सबसे पहले ऊपर आता है, तो कोई बाहर इसलिए नहीं निकलता क्योंकि दूसरा केकड़ा उसको, उसकी टांगे पकड़ के उसको नीचे खींचता है। इनमें बताए तो लीडर कौन है। इसके पहले भी कई नेता बड़े जोर शोर से दिल्ली में इससे भेंट, उससे मुलाकात, फोटो छपाओ और चैलेंज दो, 50 सीट पर समेट देंगे, 25 सीट पर समेट देंगे। वो कभी 5-10 सीटों से आगे बढ़ पाते हैं क्या? तो विपक्ष के लिए तो ये बड़ा अच्छा सा उदाहरण दिया है मोहित जी शिवराज सिंह चौहान ने कि विपक्ष में कौन लीडर है, वो होड़ एक तरह से केकड़ों की रेस जैसी बन गई है। बड़ा दिलचस्प आपने दिया। देखिए आप यही होगा, हाँ। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये जब भी कोई कोशिश करता है तो कोई ना कोई भग जाता है कि मैं उसकी लीडरशिप में क्या। ये डूबती नैया पर एक और सवाल बनता है। अभी आपने देखा ही होगा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। अब ये वो पार्टी है जो खुद टूटी हुई है। हाल फिलहाल में गुलाम नबी आज़ाद इनसे निकले हैं। G24 हम सब जानते हैं उनका क्या स्टेटस है। एक टूटी हुई पार्टी भारत को जोड़ने की बात कर रही है। क्या इस अभियान से आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोई ठेस पहुंचा पाएगी बीजेपी को? कांग्रेस ने सबसे बड़ा पाप किया भारत तोड़ने का। वो जख्म अगर कुरेदेंगे राहुल गांधी तो हम पूछना चाहते हैं, मैडम सोनिया गांधी से भी पूछना चाहते हैं, देश को तोड़ा किसने? जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने, और मैं कहता हूं स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में हिंदुस्तान का विभाजन स्वीकार करने का पाप किया है। और इस पाप के लिए कभी देश कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। जो देश को तोड़ने के अपराधी है वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत को कहां से जोड़ोगे? आज भारत की प्रतिष्ठा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो साख है आज हिंदुस्तान की, इसके पहले कभी थी क्या? कोई बता दे। भारत न केवल स्वयं का विकास कर रहा है बल्कि कई मोर्चों पर पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। नरेंद्र मोदी आज केवल भारत के नेता नहीं है, आज विश्व लीडर है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, जो भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और दुनिया को भी दिशा दे रहे हैं। ये चलें भारत जोड़ने। यार पहले भारत को समझो तो भारत है क्या,
भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है। अटल जी ने जो परिभाषा की थी, मैं दोहराना नहीं चाहता, राहुल गांधी समझेंगे उस परिभाषा को। जीता जागता राष्ट्र पुरुष है हमारे लिए। अब तुम भारत तो समझते नहीं हो, भारत में भाषण देते हो और भाषण में गेहूं को लीटर में तौल देते हो, तो तुम क्या देश का भला करोगे बताओ। तो केंद्र में प्रधानमंत्री जी की जो पकड़ है पूरे देश पर, देश की जनता पर, जिस तरह से वो राज कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं। अब मध्य प्रदेश की जनता पर पिछले 15 साल से ज़्यादा का समय हो गया, मामा जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता को प्रभावित कर रहे हैं वो भी सबके सामने है। कुछ आपकी योजनाएं हैं, उनको लेकर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट भी बनाई है, एक फिल्म बनाई है, वो दिखाना चाहेंगे और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। प्लीज़ प्ले कर दीजिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता के हित में कई बड़े निर्णय लिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं से प्रदेशवासियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा श्रेय शिवराज सरकार को जाता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अडॉप्ट आंगनबाड़ी कॉन्सेप्ट से सुधर रही है आंगनबाड़ी की व्यवस्थाएं। आज इन आंगनबाड़ियों में व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि बच्चे एक बार आंगनबाड़ी आते हैं तो उनका बमुश्किल घर जाने का मन करता है। यहाँ बच्चों को अच्छी गुणवत्ता और पूर्ण व्यवस्था के साथ 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, शिक्षा और गेम्स की व्यवस्था रहती है, जहाँ बच्चों का बचपन बेहतर ढंग से विकसित हो पाता है। हंसते खिलखिलाते इन बच्चों का भविष्य अब पहले से ज्यादा मजबूत और उज्जवल हो गया है। सीएम शिवराज सिंह के आंगनबाड़ी मॉडल से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का बचपन बेहतर ढंग से विकसित हो रहा है। पेरेंट्स चाहते क्या है कि बच्चे खेल खेल में सीखे और खाना भी खाएं, उनका पोषण आहार भी अच्छा हो, उनकी देखभाल भी होती रहे, बच्चों का मन लगता है, पढ़ाई करते हैं, खेल खेल में पढ़ाई भी करते जाते हैं और सीखते भी जाते। जब से यहाँ पे आंगनबाड़ी का अडॉप्ट किया है तो व्यवस्थाएं और अच्छी हो गई हैं। शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश की संजीवनी क्लिनिक से मरीजों को बड़ा फायदा हो रहा है। यहाँ इलाज करवाने वाले मरीजों का कहना है कि शिवराज सरकार के माध्यम से चलाए जा रहे संजीवनी क्लिनिक से अस्पतालों में लगने वाली लंबी लाइनों से छुटकारा मिला है और अब दवाइयों के लिए घर से ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता। संजीवनी क्लिनिक में कई बीमारियों के लिए 208 की तरह दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो मरीजों को मुफ्त में दी जाती हैं। और हम यहाँ पर बेसिक जो सारे टेस्ट होते हैं यहीं पर कराते हैं। थायराइड से लेके हम शुगर सारा टेस्ट हम यहीं रखते हैं। बीपी का हम और डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं हम लोग यहीं से वितरित कर रहे हैं। उनका एक कार्ड बनता है। सरकार की इस योजना से मुझे लगता है बहुत ही फ़ायदा है। ये योजना जो मुख्यमंत्री जी ने खोले तो ये हमारे जैसे बुढ़े मध्यम वर्गीय और सबसे ज़्यादा है कि पैसा नहीं रहता है, तो सबसे ज़्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे डॉक्टर साहब जो प्रशिक्षक है, इनके लाभ से हमें जो सेवा मिल रही है, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का पहले करते हैं। आज मध्य प्रदेश का सीएम राइस स्कूल निजी स्कूलों से बेहतर हो गया है। इन स्कूलों में बच्चों को कई एडवांस फैसिलिटी दी जा रही हैं, जिससे स्टूडेंट्स एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ स्किल पर भी काम कर पाते हैं। यहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई, खेल, कंप्यूटर से लेकर कई सुविधाओं का इंतजाम बखूबी है। प्राइवेट स्कूलों की तरह इन स्कूलों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलती है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावक बहुत खुश हैं। सीएम राइस स्कूल, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को शुरू किया है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, उनकी जो सोचना था, उनका जो विचार था कि हमारे जो छोटे छोटे और गरीब तबके के बच्चे हैं उनको भी प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो उन्होंने उसको इस स्कूल के रूप में मूर्त रूप दिया है, जिसको पहला मॉडल स्कूल बनाया गया। और ऐसा लगभग जितने भी स्कूल अब सीएम राइस के बनेंगे वो सभी इसी तर्ज पर बनेंगे और इतनी सुविधाएं हर बच्चे को दी जाएंगी।
तो मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री जी की सफल योजनाएं रही हैं सरकार की, वो हमने दिखाई, लेकिन एक वर्ग है जो कहीं ना कहीं नाराज़ है क्या आपसे, क्योंकि पिछली बार जितनी भी ज़्यादातर जो आदिवासी सीटें थी वो कांग्रेस ने ली, क्या उनके दिल तक पहुंच नहीं पाए हैं अभी? उनके लिए कोई खास योजनाएं आपके दिमाग में है? कि भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग की पार्टी है। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए और वहाँ के बहनों और भाइयों की समस्या के समाधान के लिए एक ने अनेकों योजनाएं हमने बनाई है। पिछली बार कांग्रेस ने कर्जा माफ़ी का नारा दिया, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, तुम तबाह हो जाओगे, कई तरह के भ्रम फैलाए और उस भ्रम के कारण थोड़ी दिक्कत हमें ज़रूर ही पिछले चुनाव में मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन अब इस बार हमने पिछले साल ही 18 योजनाएं हमारे जनजातीय भाई बहनों के लिए घोषित की। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हो रहा है, सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार जनजातीय भाई बहनों को मिल रहा है। हर गांव में जो आदिवासी ब्लॉक आते हैं उनमें राशन लेने दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा, उन गाड़ी से उनके गांव में राशन पहुंच रहा है ताकि उनके आने जाने में समय ना लगे। हम हर गांव में पंचायत में ग्रामीण इंजीनियर तैयार करने का काम कर रहे हैं। अभी अभी हमने हमारे जनजातीय बेटा बेटियों के लिए स्वरोजगार की 3 योजनाएं बनाई है, जिसमें 10,000 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का लोन उनको बैंक देगा और लोन की गारंटी उनके परिवार को नहीं लेनी पड़ेगी, मम्मी पापा नहीं लेंगे, मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। ये व्यवस्था हमने बनाने का काम किया है। इंटरेस्ट सब्सिडी 5% अलग देने का हम काम कर रहे हैं। तो रोजगार से जुड़ी कई योजनाएं, बैकलॉग के पद भरे जा रहे हैं। तो जो उनके कल्याण के लिए हो सकता है वो सारे कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठा रही है। पट्टे भी हमने व्यापक पैमाने पर दिए। तेंदू पत्ते पर भी हम पायलट के आधार पर अब अधिकार देने का काम शुरू कर रहे हैं कि तेंदू पत्ता अगर टूटेगा तो तोड़ने से लेकर बेचने तक का काम उनकी समिति करेगी। अभी पायलट बेस पे इसको हम प्रारंभ करेंगे। तो ऐसी कई योजनाएं जी। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि अपराधियों के अवैध निर्माण पर मामा का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन विपक्ष को इस पे भी ऐतराज है, क्यों? अपराधी तब पनपते हैं जब उनको संरक्षण मिलता है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और एक चीज मैं साफ कहना चाहता हूं, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है मध्य प्रदेश की सरकार, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हमारी सरकार। जो गैर कानूनी काम करेंगे, जो अवैध काम करेंगे, दादा गुंडे माफिया, हमने पहले भी कार्रवाई की है। ये बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में बड़े हिस्से में डकैतों का आतंक था, हमने सारे डकैत समाप्त कर दिए। सिमी का नेटवर्क था जो कहर ढाता था, उसको ध्वस्त कर दिया। नक्सलवाद को केवल बालाघाट के भी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगे हिस्से तक सीमित कर दिया। या तो नक्सली मारे गए हैं या प्रदेश की सीमाएं छोड़ के चले गए हैं। जो गड़बड़ करेगा, गुंडा हो, दादा हो, बदमाश हो, माफिया हो, वो साफ सुन लें, कठोरतम कार्रवाई होगी, बुलडोजर भी चलेंगे और वो ध्वस्त भी कर दिए जाएंगे। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है वो ये सवाल उठाते हैं कि आपने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर फेमस हो गया, उनकी सरकार दोबारा चुन के आ गई, इसीलिए आप भी वही योजना चला। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 2005-6 से शुरू किया है मैंने। अच्छा, मतलब देख के नहीं शुरू किया? ये 5-6 से ये कार्रवाइयां चल रही, जहाँ गड़बड़ होती है वहाँ कठोर कार्रवाई होती है। तो मतलब योगी से पहले आपका मामा का बुलडोजर मैं कोई तुलना नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग है। अब उत्तर प्रदेश में जितने बड़े बड़े माफिया पनप गए थे कांग्रेस के और सपा के राज्य में, तो उनका सफाया जरूरी हो गया था। मध्य प्रदेश में तो उनके मुकाबले मच्छरों जैसे माफिया भी नहीं है, उनको तो पकड़ के वैसे ही मसल देते हैं हम। इस बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भोपाल में हुई। मध्य प्रदेश और जो मध्य भारत है उसके सुरक्षा और विकास को लेकर क्या चर्चा हुई है? देखिए, हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं।
इस मध्य क्षेत्रीय परिषद के प्लेटफॉर्म को भी इनने इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि इसमें केवल कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं होती, इसमें विकास के मुद्दे आते हैं, इसमें जन कल्याण के मुद्दे आते हैं। अब जैसे ये मुद्दा भी आया कि भोपाल और इंदौर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाए, और स्वीकृत हो गया कि बनाएंगे इसको तत्काल। इंफ्रा का काम हो, जन कल्याणकारी योजनाएं हो, कानून व्यवस्था तो सम्मिलित है ही, तो कई काम इसमें स्वीकृत किए। पहले तो ये फॉर्मल मीटिंग होती थी, अमित शाह जी के नेतृत्व में न केवल बैठक होती है, बल्कि बैठक में जो इशूज उठते हैं उन इशूज के आधार पर समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, वो तय होता है, मैकेनिज्म बनता है, समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग होती है और उसका परिणाम निकल के सामने आता है। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी हो गया है, विकास के लिए भी, जन कल्याण के लिए भी, और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर तो चर्चा होती ही है सभी पहलुओं पर। आपने जिक्र किया, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, अमित शाह जी से ही जुड़ा हुआ है। सिमी नेटवर्क की आपने पहले जिक्र किया, क्या अब ये मान लिया जाए कि पूरी तरह से आतंक और आतंकी मुक्त हो गया है मध्य प्रदेश? क्योंकि भारत के दिल पर अगर कोई चोट पहुंचाता है, यहाँ से अगर आतंकवाद का नेटवर्क फैलता है तो वो बहुत गहरी चोट दे सकता है। कितने कामयाब हुए हैं आप? मध्य प्रदेश का संकल्प है आतंक और आतंकवादी किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिए जाएंगे। इसलिए सिमी के नेटवर्क को भी हमने ध्वस्त किया है, और सिमी के आतंकवादियों ने जुर्रत की थी जेल से बाहर भागने की, तो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाए, मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए थे। अभी JMB जो बांग्लादेश का आतंकी संगठन है, उसके लोग पकड़े गए हैं। कुछ दूसरे भी संगठन दूसरे नामों से संगठन बनाने के प्रयास हो रहे हैं। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, आतंकवाद हम पनपने नहीं देंगे, धर्म स्थलों का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। हमको हर धर्म का आदर करने का हमको इस देश से संस्कार मिला हुआ है, लेकिन धर्म स्थलों पर भी अगर गड़बड़ होगी, अब कल एक बिशप पकड़े गए, अब बिशप के यहाँ इतनी संपत्ति मिली कि मैं हैरत में रह गया। ये बिशप करते क्या है? क्या उस संपत्ति का उपयोग धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है? आखिर होता क्या था इतनी संपत्ति का? ये पैसा आया कहाँ से? मैंने जांच के निर्देश दिए हैं कि अगर धार्मिक स्थलों पर भी इस तरह की गड़बड़ें होगी तो वहां भी कार्रवाई होगी। अगर शिक्षा के नाम पर भी कहीं आतंकवाद फैलाया जाएगा तो उसको भी निर्मूल कर दिया जाएगा। हम किसी भी आतंक फैलाने की कोशिश को कामयाब मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। चलिए, ये तो रहा क्लियर कट मैसेज मुख्यमंत्री जी की तरफ से आतंकियों को, आतंकवाद फैलाने वालों को। आखिरी सवाल मुझे प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ ही आपसे पूछना है। आपसे पहले जस्ट पहले PCC चीफ कमलनाथ जी भी इस मंच पर मौजूद थे और उन्होंने ऐलान किया है कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं प्रदेश को ही समर्पित हूं, केंद्र में नहीं जा रहा हूं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी टिप्पणी? और दूसरा, क्या मामा केंद्र पर जाएंगे या वो भी प्रदेश के नाम समर्पित करेंगे अपने पॉलिटिकल करियर को? मैं कमलनाथ जी का आदर करता हूं, लेकिन अब 76-77 साल की उम्र में कहां जाएं? अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी को तो देखो, PCC चीफ 76 साल के, अभी अभी हमको प्रभारी मिले कांग्रेस के, उनकी उम्र कितनी है? जयप्रकाश जी अग्रवाल, यही नाम है ना उनका, वो भी 76-77 साल के। उनके साथ दिग्गी राजा लगे हैं, उनकी उम्र भी अब वो सीनियर सिटीजन से काफ़ी आगे निकल गए हैं। और कमलनाथ जी बाकी कहाँ जाएं? वो कह रहे मैं राहुल की यात्रा में भी नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में घूमते रहे, मध्य प्रदेश के PCC चीफ वहां नहीं जाएंगे। ये अजब गजब पार्टी है कांग्रेस, इसकी रक्षा भगवान ही करें। और कमलनाथ जी कहाँ कष्ट उठा रहे हो, अपने घर में ही महफूज रहो आप। और मामा जाएंगे कि नहीं जाएंगे केंद्र? मामा तो जाते ही रहते हैं। बड़ा रोल कब देख सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को जो काम देती है वो पूरी प्रामाणिकता और परिश्रम से हम लोग करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी, आपने दिल खोलकर जी मीडिया के इस मंच पर हर एक सवाल का जवाब दिया। और चाहे सवाल टेढ़ा हो चाहे सीधा हो, मामा के पास सारे सवालों के जवाब हैं। प्रदेश की जनता बैठी है फैसला देने के लिए। बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। जी मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फिर भोपाल में स्वागत। बहुत शुक्रिया सर।
इस जी मीडिया से जुड़ने के लिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी क्लस्टर 3 के CBO अभय ओझा सर को। सर प्लीज़ आइए मंच पर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को स्मृति चिन्ह भेंट कीजिए। और इस कार्यक्रम की स्मृति, क्योंकि इस कार्यक्रम में आज बात हुई मध्य प्रदेश के मॉडल की, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के नेतृत्व में किस तरह से तमाम काम फल फूल रहे हैं, प्रदेश किस तरह से विकास के पथ पर अग्रसर है, ये तमाम बातें आज इस मंच से हुई हैं। और अब मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, सर आप प्लीज़ हमारे बीच बने रहिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा कला संस्कृति को तवज्जो देते हैं। और सर आज आपके लिए कला और संस्कृति से जुड़ा एक सरप्राइज हमने तैयार किया है, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो मंच पर हमारे बीच कलाकार होंगे और एक अद्भुत ढंग से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वो तमाम कलाकार धन्यवाद देंगे किस तरह से मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ये बातें तो हमने आज कर ली, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि कला संस्कृति इन बातों को हमेशा तवज्जो देते हैं, इनको हमेशा आगे रखते हैं और सीएम को देखा गया है कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और आज उनके लिए इसी से जुड़ा कुछ अनोखा अद्भुत सरप्राइज सर आपके लिए। तो मध्य प्रदेश में किस तरह से शिवराज कैबिनेट में काम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में क्या कुछ नवाचार हो रहे हैं, ये तमाम बातों का जिक्र इस मंच के माध्यम से हमने किया है। इसी के साथ विपक्ष का क्या तथ्य है, विपक्ष के क्या कुछ मुद्दे हैं, उन तमाम बातों को भी उठाने की कोशिश जी मीडिया के इस मंच से हमने आज की है। और अब कार्यक्रम का जब अंत हो रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तमाम बातों का कंक्लूजन, क्या कुछ रोल मॉडल्स हैं, क्या कुछ प्लान्स हैं, इन सभी बातों का कंक्लूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान से हमने अब ले लिया है। लेकिन एक लंबा सफ़र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल पॉलिटिक्स में तय किया है, बल्कि मध्य प्रदेश के विकास में 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और हमेशा एक अलग अंदाज में मुख्यमंत्री नजर आते हैं। और वो अंदाज क्या है, वो जर्नी क्या है, ये तमाम बातें आज इस परफॉर्मेंस के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे बीच कलाकार मौजूद हैं और क्योंकि एक अलग लगाव सीएम का कला से देखने को मिलता है, इसलिए कला के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समर्पित ये परफॉर्मेंस। तो आज इस मंच पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, शिवराज कैबिनेट के मंत्री, विपक्ष के नेता सभी इस मंच पर मौजूद थे और हमने जी मीडिया के माध्यम से वो तमाम मुद्दे उठाने की कोशिश की जो मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल चर्चा में हैं, जिन पर काम करने की ज़रूरत है, जिन पर काम किया जा रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के नेतृत्व में कई नवाचार किए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया करने को हमेशा तवज्जो देते हैं और उसको लेकर कैसे मध्य प्रदेश में उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है, कैसे काम किया जा रहा है, ये तमाम बातें आज हमने इस मंच के माध्यम से साझा की हैं। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बताया और एक कड़े लहजे में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जी मीडिया के इस मंच से चेतावनी दी है उन भ्रष्टाचारियों को जो मध्य प्रदेश के धन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री की ओर से चेतावनी भ्रष्टाचार को, आतंकवाद को। तो हमेशा कभी सॉफ्ट तो कभी सख्त लहजे में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आते हैं। चाहे बात कर ली जाए मुख्यमंत्री के मॉर्निंग क्लासेस की, चाहे बात कर ली जाए समीक्षा बैठकों की, हमेशा अलग अंदाज में सीएम नजर आते हैं। और आज उन तमाम अंदाज की और हर एक लहजे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज हमने इस मंच पर चर्चा की है, बातचीत की है। और आज न केवल मुख्यमंत्री बल्कि पीसीसी चीफ कमलनाथ भी हमारे बीच मौजूद थे। उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि कौन से वो मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए बहुत आवश्यक हैं। जाहिर तौर पर जब बात इमर्जिंग मध्य प्रदेश की हो रही है, यानी कि मध्य प्रदेश को अग्रसर बनाने की हो रही है, तो मुद्दे बहुत बड़े होंगे, बहुत अहम होंगे। और उन अहम मुद्दों के भागीदारी कैसे शिवराज कैबिनेट बन रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैसे उसको मूर्त रूप दिलवा रहे हैं, इन तमाम बातों का जिक्र किया है।